Everyone. Hi, I hope I'm live. Yeah, okay, fine. We are live. Namaste, I'm Dr. Pranali Patil. I'm a chest physician and I am practicing in Virar. I'm practicing pulmonologist. Uh, आज हम बात करेंगे अस्थमा अस्थमा के बारे में। ये वीडियो बहुत दिन से बनाना है। ऐसा सोचा था। अस्थमा के पेशेंट के बहुत सारे सवाल होते हैं और कोविड के वजह से ज़्यादा टाइम हम कंसल्टेशन फिजिकल कंसल्टेशन में नहीं दे पा रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट सोचा कि ये वीडियो बनाया जाए ताकि थोड़े और उनके सवालों के जवाब हम दे सकें और उनके जो भी डाउट है वो क्लियर कर सके। तो आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। तो अस्थमा क्या है? अस्थमा एक सांस की नली की बीमारी है, फेफड़ों में होती है वो। जो सांस की नली में सूजन आने से और जकड़न आने की वजह से होती है पेशेंट को। जब सांस की नली में सूजन आती है, जकड़न होती है, तो उस वजह से खांसी आना, सीने में जकड़न महसूस होना और फिर सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ महसूस होना, इन जैसे कारण नजर आते हैं। आम तौर पे कई बार ये बीमारी अपने आप से कभी भी ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती है, पर हर टाइम पे कोई ट्रिगर होने पे या फिर जब सीजन चेंज होता है तब, या फिर स्ट्रेस की वजह से, डर की वजह से, चिंता की वजह से वो उभर करके वापस आ जाती है। अस्थमा का लक्षण क्या होते हैं? तो अस्थमा के लक्षण जैसे कि अभी डिस्कस किया कि लगातार खांसी आना, लंबे समय तक खांसी चलना या खांसी आके बीच में रुक के सुबह शाम के टाइम पे वेरिएशन होना, या फिर मौसम बदलने पे खांसी आना, सांस फूलना, सीने में जकड़न जैसा महसूस होना और सीने में से घर घर ऐसा आवाज आना, सीटी बजने जैसा लगता है, घर घर कफ बजता है ऐसे लगता है। ये आम तौर पर ये सारे लक्षण होते हैं अस्थमा के। कभी कभार हम थोड़ा सा दम लगता है उसको वीकनेस करके इग्नोर कर देते हैं, पर अगर ये बार बार आपको हो रहा है या फिर दम लगने को या फिर सांस फूलने को हम थकान या फिर कम स्टेमिना की तरफ से हम उसको इग्नोर कर देते हैं। पर यदि आपको ऐसे लक्षण बार बार होते हैं और उसके वजह से थोड़ा भी आपके लाइफस्टाइल में दिक्कत हो रही है, आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, रूटीन काम में ध्यान नहीं लग रहा है, ऐसे अगर चीज़ हो रही है तो आई थिंक आपको डॉक्टर स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए और वेरीफाई करना चाहिए कहीं आपको ये बीमारी तो नहीं है। तो अगला सवाल ये डिस्कस करेंगे कि अस्थमा ये बीमारी है जो सिर्फ बड़ों में होती है, सिर्फ बच्चों में होती है, कि कैसा है? तो जी हाँ, ये बीमारी बड़ों में भी हो सकती है, बच्चों में भी हो सकती है। जब सर्वे किया गया था जीना गाइडलाइन के हिसाब से 2018 में, तो उन्होंने कहा गया था उस टाइम पे कि लगभग 15 से 20 लाख लोग अपने भारत देश में अस्थमा से पीड़ित है, जिन्होंने अपने सिम्टम्स को आइडेंटिफाई किया है और जिन्होंने अपने डॉक्टर से मिलके रोग निदान किया है। मतलब आइडेंटिफाइड लोग सिर्फ 15 से 20 लाख के बीच में है। बहुत सारे लोग हैं जो अस्थमा को खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस या फिर कई और बीमारियों के नाम से उसको इग्नोर कर रहे हैं और ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं या फिर डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी मुश्किलें हो सकती है। तो 15 से 20 लाख भारत में 2018 में पीड़ित थे अस्थमा से लोग। उनमें से लगभग 6 से 7.5% रोगियों का प्रमाण बच्चों में था और अडल्ट्स में यानी 15 साल के ऊपर, यंग अडल्ट्स और अडल्ट्स में 15 साल के ऊपर से लेकर के लगभग 2 से 3% लोग थे। तो अस्थमा ये बीमारी अडल्ट्स और बच्चों में दोनों में हो सकती है। ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे कि अस्थमा बीमारी आनुवंशिक होती है। तो अस्थमा के बहुत सारे प्रकार होते हैं, पर आनुवंशिकता एक कारण हो सकता है जिसके वजह से अस्थमा ये बीमारी आनुवंशिक होती है। और
आनुवंशिक बीमारी जो है वो आपको खानदानी विरासत से मिलती है, खानदानी बीमारी होती है, मतलब जो आपके ब्लड रिलेशन में है उनसे वो ट्रांसफ़र हो सकती है। उसका मतलब ये नहीं है कि ब्लड रिलेशन वाले आपके साथ में नहीं रह रहे हैं, वो दूर रहते हैं तो उसका परिणाम आप में नहीं दिखेगा। वो हेरिडेटरी बीमारी या फिर आनुवंशिक खानदानी बीमारियों का गुण ये होता है कि जब वो बीमारियां होती है तो वो हम लोग को खून में आती है, विरासत में आती है। तो भले अस्थमा का रोगी या फिर आपके कोई रिलेटिव है जिनको अस्थमा हुआ है, वो भले आपके साथ नहीं रहते हैं, दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको उससे अस्थमा मतलब कॉन्टेजियस नहीं है, पर उसका कोई ताल्लुक भी नहीं है हिस्ट्री के टाइम पे। जब बहुत बहुत बार हम पेशेंट को सवाल पूछते हैं कि क्या आपके खून की रिलेटिव्स में किसी को अस्थमा है या फिर एलर्जी है, तो वो ऐसे बोलते हैं कि हाँ है, पर हम साथ में नहीं रहते। तो इसीलिए मैंने क्लैरिफाई करना सोचा कि भले आप साथ रहते हो या ना हो, पर ये मायने रखता है हमारे लिए जानकारी कि आनुवंशिकता ये आपके सिम्टम्स में या फिर आपकी बीमारी में कंट्रीब्यूशन दे रही है कि नहीं, उससे हमको एक दिशा मिलती है। तो अभी जैसे हम विषय में डिस्कस कर रहे हैं कि अगर अस्थमा आनुवंशिकता होता है तो साथ में रहने से या फिर छूने से या फिर एक साथ खाने से अस्थमा फैलेगा क्या? तो ऐसा नहीं होता है। अस्थमा ये छूने वाली बीमारी नहीं है, इट्स अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो छूने से नहीं फैलेगी, साथ में खाने पीने सोने रहने से अस्थमा नहीं फैलेगा, एलर्जी नहीं फैलता है। या फिर आप हॉस्टल पे रहते हो तो रूम पार्टनर को है इसके लिए आपको होगा, ऐसा ऐसा कोई चांस नहीं है। ओके। तो जब हमने लक्षण के बारे में बात कर लिया और उनके संक्रमण के बारे में बात कर लिया या फिर कैसा होता है, तो अभी डायग्नोस कैसे करते हैं हम। तो अभी आपको डिस्क्लोज किया कि हम पूछते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट से सवाल जवाब करना, उनका ठीक से हिस्ट्री लेना, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। साथ साथ में उनके जो सिम्टम्स है उन पे उनके तरफ ध्यान देना पड़ता है। कुछ बेसिक एग्जामिनेशन होता है, कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, इनका हम अंदाज़ा लगा करके डिसाइड कर सकते हैं कि पेशेंट को ऐसा कोई अंडरलाइंग बीमारी है कि नहीं है। अगर हमको आशंका होती है तो हम पेशेंट को पीक फ्लो मीटर मॉनिटर करने को बोलते हैं। मतलब उसमें हम सांस की क्षमता 1 सेकंड में कितनी होती है वो नापने का ऑब्जर्वेशन करवाते हैं, और फिर भी उसमें कुछ लक्षण लगे तो हम उनकी स्पायरोमेट्री कराते हैं। तो स्पायरोमेट्री एक लंग कैपेसिटी, लंग जानने की टेस्ट है जिसको लंग फंक्शन टेस्ट बोलते हैं या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। तो ये टेस्ट करने पे हमको समझ आता है कि पेशेंट की लंग कैपेसिटी कैसी है और पेशेंट को अंडरलाइन क्या बीमारी है और कौन से लेवल पे है। तो स्पायरोमेट्री से हम जांच पड़ताल करके अस्थमा है कि नहीं उसका रोग निदान कर सकते हैं और कंफर्म बता सकते हैं। तो अगर डायग्नोसिस हो गया तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रीटमेंट के लिए होगा। तो अस्थमा का ट्रीटमेंट क्या है? अस्थमा के लिए 3 चीज़ें हैं, मोडेलिटी है। एक टैबलेट फॉर्म में है, एक इन्हेलर फॉर्म में है, और टैबलेट और इन्हेलर फॉर्म में है, 2 चीज़ें, 2 मोडेलिटी। इन्हेलर्स में 3 टाइप्स हैं। तो टैबलेट इज़ वेरी फेमस, अपने यहाँ पे टैबलेट से ही काम चलाते हैं और पुराना तरीका है वो। पर सबसे अच्छा अगर कोई तरीका अगर अस्थमा के लिए है, अस्थमा के इलाज के लिए या कंट्रोल में रखने के लिए, तो वो है इन्हेलर्स। अभी इन्हेलर्स में एक कैप्सूल वाला इन्हेलर होता है, एक स्प्रे वाला इन्हेलर होता है, और एक नेबुलाइजर लिक्विड वो इन्हेलर का एक तरीका होता है। तो ये सब मान्यता प्राप्त तरीके हैं इन्हेलर्स से, जो कि इन्हेलर सीधे आपके फेफड़े में जाते हैं तो आपको राहत भी के चांसेस होते हैं। अभी जब इन्हेलर्स की बात निकलती है तो जाहिर सी बात है कि हमको एक इशू डिस्कस करना है कि इन्हेलर्स की आदत के बारे में। तो ऐसा बहुत बार बोला जाता है कि इन्हेलर्स, डॉक्टर हमको अस्थमा का इलाज करना है पर हमको इन्हेलर्स नहीं लेना है।
तो अस्थमा को इनहेलर्स लेंगे तो ऐसा एक समझ है अपने आम पब्लिक में कि अस्थमा का इनहेलर्स अगर हम लेंगे तो हमको उनकी आदत लग जाएगी और हमको उसकी आदत नहीं लगानी। सो उसके लिए एक थोड़ा सा क्वेश्चन, ऐसा काउंटर थॉट मुझे ऐसा आया कि अस्थमा कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है इनहेलर्स का, क्योंकि वो सीधा फेफड़े में जाके असर करती है। ओके, इसके लिए वो अच्छी है और डोज कम लगता है, तो साइड इफेक्ट्स कम है। जबकि गोली आप लेंगे तो उसका साइड इफेक्ट्स, उसका डोज ज़्यादा होता है और उसका साइड इफेक्ट होने का चांस भी ज़्यादा होता है। अभी बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। ये मुझे कोरिलेट करना है इसके लिए। डायबिटीज़ भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, हेरिडिटरी डिसीज़ है। डायबिटीज़ हम कंट्रोल में रखने के लिए, शुगर कंट्रोल में रखने के लिए हम दवाई लेते हैं। कोई कोई लोग में दवाई काम नहीं करती तो उनको इंसुलिन देना पड़ता है। तो ऐसे कभी कोई बोलते हुए मैंने तो नहीं सुना कि डॉक्टर हमको इंसुलिन नहीं चाहिए क्योंकि हमको इंसुलिन का आदत लगेगा। जब इंसुलिन एक्सेप्ट किया गया है एज अ बेस्ट मोडेलिटी ट्रीटमेंट, या फिर जिनको दवाइयों से राहत नहीं आ रहा है तो उनको इंसुलिन दिया जा रहा है, तो अस्थमा के लिए इनहेलर्स के बारे में भी वही सोच रखना प्रैक्टिकल रहेगा। क्योंकि अगर सही तरीके से और सही जगह पे सही डोज पहुंचेगा आपका, तभी आपके बीमारी का, अस्थमा का सही से इलाज होगा। तो आई थिंक, आई होप कि अब इसके बाद मुझे ये सुनना नहीं पड़ेगा कि इनहेलर्स नहीं लेना है क्योंकि इनहेलर्स का आदत लगता है। अभी अस्थमा के डायग्नोसिस के बारे में हमने एक चीज़ डिस्कस की, वो है एक पीएफटी और दूसरा पिक फ्लोमीटर। पिक फ्लोमीटर मतलब सांस की क्षमता नापने का एक यंत्र होता है जो मार्केट में मिलता है। इसमें हम पेशेंट को मॉनिटर करने को बोलते हैं सुबह शाम, उनका पिक फ्लो कैसा आता है। तो उस मॉनिटरिंग और उसके डायरी मेंटेनेंस से हमको पता चलता है कि पेशेंट को दवाई से कितना असर हो रहा है और पेशेंट कितना रेगुलरली दवाई ले रहा है उसका भी हमको खबर आता है। तो जैसे कि आप शुगर चेक करते हैं डायबिटीज़ पेशेंट में कि कंट्रोल में है कि नहीं है, वंस इन अ वाइल करते हैं कंट्रोल वाले पेशेंट्स, बट जो कोई पेशेंट्स हैं जिनको इंसुलिन वगैरह चल रहा है उनका रेगुलर मॉनिटरिंग होता है। तो उसी प्रकार से हम सांस की फ्लोमेट्री मॉनिटर करके उसमें सूजन है कि नहीं है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये एक अच्छा टूल है जो हमारे पास में हम हैंडी होना ज़रूरी है। ओके, अस्थमा की ट्रीटमेंट के बाद सवाल आता है, इनहेलर्स की आदत के बाद एक और सवाल आता है कि हमको अस्थमा जड़ से मिटाना है। तो अस्थमा जड़ से मिटाने का चांसेस कम रहता है। पेशेंट को अस्थमा पे विजय उसको काबू में रख के पाया जा सकता है, अस्थमा को कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसके लिए अगर आप अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करेंगे और फिर आपकी दवाई इनहेलर्स, स्पेसिफिकली इनहेलर्स अगर आप प्रॉपरली लेंगे और रेगुलर लंग फंक्शन मॉनिटर करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप अपना लंग फंक्शन अच्छे से मेंटेन करके, अस्थमा अच्छे से मेंटेन कंट्रोल में रख के एक नॉर्मल आसान सी लाइफ जी सकते हैं। और उसके साथ साथ में कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं, जैसे कि टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, ये जो आपके डॉक्टर ने बताया है वो परहेज करके आप उसी प्रकार से ट्रीटमेंट लेके और ठंडी चीज़ें वगैरह अवॉइड करके आप अपने डिसीज़ को, बीमारी को कंट्रोल में रख सकते हैं। एक एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एक और ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपको अस्थमा के अटैक्स ट्रिगर होने का कारण है इन्फेक्शन, तो वायरल इन्फेक्शन को कंट्रोल में रखने के लिए आप इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन ले सकते हैं, न्यूमोनिया का वैक्सीनेशन ले सकते हैं, न्यूमोकोकल वैक्सीन वगैरह। उन सब से आपका लंग फंक्शन कम डिटियोरेट होगा और मेंटेन रहेगा और आपको बार बार अस्थमा का दौरा नहीं आएगा। और आपका अस्थमा कंट्रोल में रह के आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा अपनी लाइफ नॉर्मली जीने का। बहुत सारे लोगों का सवाल ऐसा होता है कि हमको अस्थमा है तो हम स्पोर्ट्स में करियर करना चाहते हैं, करें ना या ना करें, या फिर कोई स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करे या ना करे, और नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने का उनके ट्रेकिंग या फिर नॉर्मल डेली रूटीन करने के लिए उनके मन में थोड़ा सा एक डाउट रहता है।
पर अगर आप सही से ट्रीटमेंट लेके सही से फॉलोअप रख के आप अपने डॉक्टर से ऑनेस्ट रह के आप अपना जब एडवाइस फॉलो करेंगे तो बेशक आपका अस्थमा कंट्रोल में आएगा और आप नॉर्मल लाइफ स्टाइल जी सकते हैं. सो लेट्स सी इफ और कोई क्वेश्चंस है कि नहीं है. ये मुझे डिस्कस करना है था ये सारे चीज़ें, क्योंकि ये सवाल हमको बार बार ओपीडी में मिलते हैं, बार बार पूछे जाते हैं. तो ये आम चीज़ें, आई थिंक इट वाज इम्पोर्टेंट टू एड्रेस. सो लेट्स सी कोई और क्वेश्चंस है कि नहीं है. मैं चैट बॉक्स में देखती हूँ. बच्चों का अस्थमा, यस वी डिस्कस्ड. छूने से फैलने वाला, ओके, दैट इज आल्सो नॉट देयर. मोस्ट ऑफ इट इज गुड इवनिंग, गुड नाइट. ओके, नेवर माइंड. सो अभी तक सिर्फ इतना ही अस्थमा के बारे में. जब और कोई और कोई अवेयरनेस के लिए कुछ मेरे दिमाग में आइडियाज़ आएंगे या फिर कोई इन्फॉर्मेशन मुझे लगेगा कि शेयर करना चाहिए, तो आई विल श्योरली शेयर. तब तक स्टे सेफ, स्टे होम. Don't forget wearing mask. Please wear mask when you go out. It's not over yet. Be safe so your family can be safe, and we are also confident when we see patients in mask. So take care, stay safe. Good night. Thank you for being here, and thank you for giving me this opportunity for the chat. Thank you. Take care. Bye bye.